बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा से खुश आमदीद। अपना ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला जो हमने स्टार्ट किया था ईद से पहले, इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे टिल देन कि गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट करे और हम लोग कम बैक करें कॉलेजेस में। ईद से पहले जो हमने सिलेबस किया था उसमें हमारे टोटल अगर हम डिस्कस करें तो हमारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके थे प्रोज पोर्शन में से। हीरोज़ वाले पोर्शन में से हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हुए थे और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था नॉवल बुक 4 हमने स्टार्ट की थी और चैप्टर 6 हमारे कंप्लीट हो चुकी थी। चैप्टर 7 हमने हाफ उसको डिस्कस किया था। आज उसका सेकंड हाफ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे 3 एसेस कंप्लीट हो चुके थे और इडियोमेटिक फ्रेजेस हम लोग 380 तक कंप्लीट कर चुके थे। ये हमारा सिलेबस था जो हमने ईद की छुट्टियों से पहले कंप्लीट किया था और आज इंशाल्लाह उसको रिज्यूम करेंगे यहीं से। चैप्टर 7 आज सेकंड पार्ट डिस्कस किया जाएगा फ्रॉम बुक 4 और उसके साथ डिस्कस करेंगे फ्रॉम 381 टू 390 इडियोमेटिक फ्रेजेस। सो मूव करते हैं आज यूनिट नंबर 7 की तरफ। यूनिट नंबर 7 का पार्ट 1 हमने देखा था और जब उसको डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि चिप्स और कैथराइन शादीशुदा लाइफ इसकी डिस्कस की गई थी यूनिट नंबर 6 के अंदर और यूनिट नंबर 5 के अंदर। और उसके बाद इंट्रोडक्टरी लाइफ जो थी वो डिस्कस की गई थी पहले 3-4 यूनिट्स के अंदर चिप्स की और कैथराइन के बारे में। और चैप्टर 7 हमने देखा था कि कुछ यादें शादीशुदा ज़िंदगी जो उनकी 2 साल चली थी उसके बाद यानी कि कैथराइन की डेथ के बाद कुछ यादें जो थी वो किस तरह से तंग करती थी चिप्स को, कैसे हॉन्ट करती थी हमेशा उसको। ये पोर्शन हमने देखा था चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 1 के अंदर कि चिप्स अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था कैथराइन की बातें याद करने में। अक्सर कभी भी कोई मसला पेश आता तो हमेशा कैथराइन को याद करता था कि अगर वो इस वक्त होती तो वो क्या एडवाइस करती या क्या एडवाइस करती होती थी इस तरह के सिनेरियो में। तो पार्ट 1 के अंदर उसकी यादें देखी। पार्ट 2 के अंदर अभी हम देखेंगे कैथराइन की मेमोरीज़ के बारे में कि चिप्स जो है वो किन किन चीज़ों को मेमोराइज़ करता है। यूनिट नंबर 7 का पार्ट 2 स्टार्ट होता है कि कैथराइन की डेथ के बाद एक दिन क्लास के अंदर एक बच्चे ने मिस्टेक की तो क्या नाम है उसको सज़ा देना चाहता था चिप्स, लेकिन फ़ौरन से उस बच्चे को अपने सामने खड़ा भी किया और उसके बाद सज़ा देने से पहले फ़ौरन उसने सोचना शुरू कर दिया कि अगर कैथराइन यहाँ पे होती तो क्या डिसीजन करती वो, क्या बोलती इस बच्चे के बारे में, क्या इसको सज़ा देनी चाहिए या नहीं। और ये सोच विचार के अंदर ही उसने उस बच्चे को बिठा दिया, नहीं उसको पनिश नहीं किया। यहाँ से इस पॉइंट से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिप्स की जो लाइफ थी वो कितनी इन्फ्लुएंस लाइफ थी कैथराइन की यादों से। फिर उसके बाद इसी पार्ट के अंदर हमें नेक्स्ट बताया जाता है कि कैथराइन कहती थी कि बच्चों के साथ हमेशा लेनियंट रखना चाहिए, नरमी बरतनी चाहिए हमेशा बच्चों के साथ, लेकिन कहती थी कि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सज़ा देना नागज़ीर होता है। वो कौन से बच्चे हैं जिनको सज़ा लाजमी देनी चाहिए, उनके बारे में भी हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। वो बताती थी कि जो हमेशा र्यूड जो एरोगेंट किस्म के बच्चे होते हैं उनको मस्ट पनिश करें, उनको सज़ा ज़रूर दें ताकि उनको समझाएं, एटिकेट से समझाएं, उन्हें मैनर से समझाएं उनको। यानी आम बच्चे अगर टेक्स्ट के अंदर अगर कोई क्या नाम है सिलेबस के अंदर कोई गलती करते हैं तो उसको वॉर्न करें, उसको पनिश ना करें, बल्कि बच्चों की साइकी को समझें कि क्यों कर रहा है पनिश, क्यों कर रहा है मिस्टेक, क्यों कर रहा है बच्चा। जबकि जो एरोगेंट और र्यूड किस्म के बॉयज़ हैं उनको ज़रूर सज़ा देनी चाहिए, इस हक में थी। इसके बाद हमें बताया जाएगा चैप्टर 7 पार्ट 2 के अंदर कैथराइन डिसिप्लिन मामलात के अंदर चिप्स की कैसे मदद की। हमेशा कहा करती थी कि बच्चे जो कि बच्चे होते हैं और वो शरारतें भी उन्होंने करनी है, तंग भी करना है उन्होंने टीचर्स को, तो हमेशा कहा करती थी चिप्स को कि चिप्स बच्चों की साइकी को समझने की कोशिश करो। बच्चे किस वक्त किस मूड में हैं, क्या वो पढ़ने के मूड में है, क्या वो शरारत करने के मूड में है, क्या वो खेल कूद के मूड में है, क्या वो वर्क करने के मूड में है, यानी किस मूड के अंदर है बच्चों की साइकी को समझो और उसके अकॉर्डिंग उनके साथ एक्ट करो, फिर तुम हर दिल अजीज़ यानी फेवरेट टीचर बन जाओगे सबको। तो डिसिप्लिन के मामलात के अंदर भी यानी बाज़ औक़ात जब बच्चे आउट ऑफ डिसिप्लिन होने लगते थे तो कैथराइन क्या नसीहत करती थी, ये भी डिस्कशन है हमारे इस पार्ट के अंदर। फिर बेशुमार यादें थी, 2 साल उसकी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार ज़िंदगी थी जो उसने स्पेंड की कैथराइन के साथ। इन 2 सालों के अंदर उसने बहुत ज़्यादा यादें समेटी और चिप्स हमेशा ख्वाहिश करता था कि इन किताबों इन यादों को एक किताब की शक्ल दी जाए, लेकिन हमेशा अपने इस काम के अंदर नाकाम हुआ। उसकी रीज़न कि लिखना उसको हमेशा थका देता था। जब भी वो कभी लिखने बैठता तो जो ही लिखने बैठता उसको फ़ौरन से नींद आ जाती थी या वो कुछ और सोचना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से वो अपनी सारी ज़िंदगी जो लिखना चाहता था, मेमोरीज़ को सेव करना चाहता था, वो नहीं लिख सका। इसके बाद हमें जिक्र आ जाएगा यहाँ पे ऑग्लिव का जिक्र आएगा, फिर डंस्टर का जिक्र आएगा, रस्टन का जिक्र आएगा, कुछ स्टूडेंट्स हैं। ऑग्लिव का जिक्र आएगा यहाँ पर, ये कौन था उसकी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन आएगी। फिर ऑग्लिव और डंस्टर के बारे में बताया जाएगा कि इन्होंने क्या शरारत की थी, ये क्या करते थे क्लास
क्लासरूम के अंदर कैसे थे और क्लास के बाहर का एनवायरनमेंट किस तरह का था इनका, और फिर रश्टन का भी जिक्र आएगा स्टूडेंट का। तो ये 3-4 स्टूडेंट इनकी शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर 7 के पार्ट 2 में, ओल्ड 5th रूम, यानी जो रेक्टेंगल शेप बिल्डिंग थी ब्रुकफील्ड की, उसमें जो नंबर 5 वाला रूम था वो स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। पुरानी तर्ज का बना हुआ था, पुराना सारा साजो सामान उसके अंदर मौजूद होता था और वो उसके अंदर बहुत कम माना जाना था, यानी एज अ स्टोर रूम था तो स्टूडेंट्स का और टीचर्स का, बाकी लोगों का बहुत कम माना जाना था। इस रूम को ओल्ड 5th रूम के नाम से पुकारा जाता था, यानी समझ लो कि 5वां घड़ा क्लास के अंदर, यानी घड़ा का मतलब है को पुराना कमरा जो जिसकी तरतीब कोई नहीं है, बेतरतीब सा सामान जिसके अंदर पड़ा हुआ था। तो इस रूम की डिस्क्रिप्शन भी जो है हम लोग इस सेक्शन के अंदर देखेंगे। तो ओवरऑल चैप्टर 7 पार्ट 2 के अंदर मेमोरीज ऑफ कैथराइन और कैथराइन्स मेमोरीज का इन्फ्लुएंस चिप्स के ऊपर, और फिर उसका किताब लिखने की कोशिश करना, फिर चंद एक स्टूडेंट का जिक्र जो है वो चैप्टर 7 के पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ग्रामर सेक्शन से आज हम डिस्कस करेंगे इडियोमेटिक फ्रेजेस 381 to 390, और ये आज का हमारा सेकंड टॉपिक होगा। सो मूव करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। यूनिट नंबर 7 पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 1, What happened to Chips when after Catherine had died he wanted to punish a boy? कैथराइन की डेथ के बाद जब वो सज़ा देना चाहता था एक बच्चे को, तो उसके साथ क्या हुआ, यानी क्या सोचा उसने। आफ्टर कैथराइन्स डेथ whenever Chips wanted to punish a boy he felt a softening wave of memory, तो हमेशा उसके दिल में एक वो जो रहम पैदा करने वाली याददाश्त, उसकी जो मेमोरी थी, यानी कैथराइन हमेशा उसको कहा करती थी, उसको हमेशा अर्ज किया करती थी कि बच्चों के साथ हमेशा डिसेंट बिहेव करना है। तो वो जो उसकी याद थी वो हमेशा उसके दिमाग में आती थी जब भी किसी को सज़ा देने की कोशिश करता। दिस देन हिज ब्राउन आइज वुड ट्विंकल, और जब भी वो कभी वो पुरानी बात को सोचता, यानी कैथराइन की एडवाइसेस को सोचता, हिज ब्राउन आइज ट्विंकल, उसकी जो बुरी आंखें थी उनमें चमक आ जाती, इनटू अ शाइनिंग दैट कन्वेड द बॉय अ मैसेज दैट ऑल वाज वेल। और जब उसकी आंखों में चमक पैदा हो जाती तो लड़का जो सामने खड़ा होता है जिसको ये होता था कि उसको सज़ा मिलने वाली है, एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट ऑल वाज वेल, वो सोचना शुरू कर देता था कि अब सब ओके है, यानी अब उसको सज़ा नहीं मिलने वाली। यानी फेशियल एक्सप्रेशन से बच्चे नोट कर लेते थे कि कुछ पुराना सोच रहा है जिसकी वजह से अब ये सज़ा नहीं देगा। एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉय डिड कैथराइन वांट टू बी पनिश्ड, किस तरह के बच्चे थे जिनको कैथराइन चाहती थी कि सज़ा दी जाए। कैथराइन जनरली वाज नॉट इन फेवर ऑफ पनिशिंग द स्टूडेंट्स, होवेवर शी वांटेड टू पनिश द बॉयज हु वर रूड एंड एरोगेंट, जो बच्चे बदतमीज़ होते थे और जो बच्चे मगरूर होते थे, कैथराइन हमेशा कहती थी कि ऐसे बच्चों को सज़ा ज़रूर देनी चाहिए। एंड हाउ डिड कैथराइन हेल्प चिप्स इन द मैटर ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के मामलात में, नज़्म व ज़ब्त के मामलात में कैसे उसने हेल्प की। कैथराइन वाज अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट लेडी, शी आस्क्ड चिप्स टू बी काइंड विदाउट लूजिंग द बैलेंस, और हमेशा कहा करती थी कि बगैर तवाज़ुन खोए, यानी होश व हवास खोए बगैर बच्चों के साथ हमेशा नरमी वाला रवैया रखो। हर जजमेंट वाज ऑलवेज राइट बिकॉज शी न्यू द ह्यूमन साइकोलॉजी, और कैथराइन की जजमेंट, उसका फैसला, उसकी बातें हमेशा ठीक होती थी क्योंकि वो इंसानी नफ्सियात को बड़े अच्छे से जानती थी। एंड व्हाट डिड चिप्स वांट टू डू व्हेन ही रिमेंबर्ड द इंसिडेंट ऑफ हिज पास्ट, माजी के वाक़यात को जब याद करता तो क्या करना चाहता था। When Chips remembered the incident of his past and often did so, he wanted to write down, वो हमेशा पुरानी यादों को, पुरानी मेमोरीज को लिखना चाहता था। He in fact wanted to make a book of them, उनकी किताब बनाना चाहता था। However, he could not do so because writing tired him mentally and physically, क्योंकि लिखना उसको ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर थका देता था। Who was Ogilvy? स्टूडेंट की जिक्र आएगा। Ogilvy was an old choir master, एक choir master था ताइफों का, यानी जो म्यूज़िक बैंड होता है, क्रिश्चियंस जो प्रे करते हैं चर्च के अंदर, उनके साथ उनके म्यूज़िकल इक्विपमेंट्स भी होते हैं, म्यूज़िकल टूल्स भी उनके पास होते हैं। तो जो ओग्लिव था ये कॉयर मास्टर था, यानी म्यूज़िक बजाने वाला जो बैंड था, उनका जो ग्रुप था, उसका उस्ताद था। एंड ही टॉट अ कॉयर टू सिंग टुगेदर, और वो बच्चों को सिखाता था हाउ टू सिंग टुगेदर, मिल के कैसे गाना है। जैसे चर्च के अंदर हम आमतौर पर देखते हैं कि उनकी जो प्रे होती है वो इकट्ठे बोल रहे होते हैं, सारे चर्च में जितने लोग खड़े होते हैं, जो फादर बोल रहा होता है उसके पीछे पीछे वो सब इकट्ठे बोल रहे होते हैं। ओग्लिव एज अ टीचर था, वहाँ पर एक मास्टर था, और वो स्टूडेंट को बताता होता था कि मिल के सब ने कैसे एक रिदम के साथ पढ़ना है। And what did Chips remember about Ogilvy and Dunster? दोनों के बारे में क्या याद है? Once a naughty boy, Dunster put a rat in a organ loft while Ogilvy was taking choir practice. Ogilvy प्रैक्टिस कर रहा था, यानी उसके पास एक organ loft था,
पुराने ज़माने में वो जो बैंड बाजे के लिए बाजा इस्तेमाल किया जाता था बजाने के लिए, वो चर्च के अंदर मौजूद था। उसको बजाने के लिए उसका जो ऑर्गन लॉफ्ट था, लॉफ्ट कहते हैं सुराख को, हिस्से को, जहाँ से आवाज़ निकलती थी, बाहर निकलती थी आवाज़। जैसे अगर हम बांसुरी लें तो उसके एक हिस्से से हम लोग एयर फिल करते हैं, दूसरे हिस्से से जहाँ से आवाज़ निकलती है उसको बोलेंगे लॉफ्ट। तो ऑर्गन लॉफ्ट के अंदर उसने क्या कर दिया था, अब वो प्रैक्टिस कर रहा था। डंस्टर जो था ये बड़ा शरारती बच्चा था, इसने ऑर्गन लॉफ्ट के अंदर क्या कर दिया था, रेड चूहा छोड़ दिया था इसने, यानी कि तंग करने के लिए सिर्फ ऐसा किया था। चिप्स रिमेंबर दैट ऑगली वाज डेड एंड डंस्टर ड्राउंड एट जेडलाइट, और चिप्स को याद था कि बाद में ऑगलिव जो था वो भी मर गया था, और जो डंस्टर था ये भी जटलैट के अंदर, दरिया का नाम है, उसके अंदर डूब के मर गया था। इन दोनों के बारे में उसकी मेमोरीज थी कि ये बच्चा कैसा था, वो टीचर कैसा था, फिर उनकी शरारतें भी उसको याद थी, और फिर ये भी याद था कि उनका एंड कैसे हुआ था। व्हाट वाज द नेम ऑफ ओल्ड फिफ्थ रूम, पाँचवीं जो कदीम पाँचवीं जमात थी कमरा, उसको क्या कहा जाता था। द ओल्ड फिफ्थ रूम वाज कॉल्ड द पिट, उसको घड़े के नाम से, घड़ा यानी गहरी चीज़ कोई भी, इस नाम से इस कमरे को जाना जाता था। हु वाज रस्टन, रस्टन कौन था, रस्टन वाज अ वेरी नॉटी बॉय ऑफ ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड का एक शरारती लड़का था। इट वॉज अ वेरी फनी स्टोरी दैट वॉज फ्रेश इन चिप्स माइंड, चिप्स के दिमाग में कहानी स्टोरी बड़ी फ्रेश थी अबाउट रस्टन, रस्टन के हवाले से। हिज फेमस जोक ऑफ सैक ऑफ पोटैटोज एंड हैड बिकम क्वाइट मेमोरेबल, उसने क्लास में एक दफ़ा कोई आलू की बोरी वाला कोई मजाक था, कोई जोक था, वो सुनाया था और चिप्स को वो हमेशा से ही याद रहा। लेट ही सर्व इन ब्राउनी और ब्राउन आई, इसके बाद मालूम हुआ था कि रस्टन जो था वो यानी कि मजाकिया, एक बड़ा फितरती लिहाज से खुशबाश है कि ह्यूमरस बंदा था, स्टूडेंट था चिप्स का, और बाद में मालूम हुआ कि बरोनाई दारुस्सलाम के अंदर वो उसकी डेथ हो गई थी बाद में। तो ये पार्ट था पार्ट सेकंड इसका आज का हमारा यूनिट नंबर 7 का, जिसमें कैथरीन की मेमोरीज़ का इन्फ्लुएंस और कुछ पुराने स्टूडेंट्स जो चिप्स को याद थे, उनकी शरारतें, उनकी एंडिंग, वो डिस्कस किया गया यूनिट नंबर 7 के अंदर। मूव करते हैं यूनिट नंबर 7 की सेकंड पार्ट की जो हमारे MCQs टाइप क्वेश्चन थे उसकी तरफ। आज का फर्स्ट MCQs क्वेश्चन है हमारे पास, ही इज़ टू कॉकश्योर ऑफ हिमसेल्फ, वो बहुत ज़्यादा कॉकश्योर था। ये न्यू वर्ड है, वोकैबुलरी वर्ड है, COCKSURE, कॉकश्योर, इसका मतलब होता है गुरूर करने वाला, तकब्बुर करने वाला। एरोगेंट, र्यूड, हार्श और शोई, तो राइट ऑप्शन इसका आएगा एरोगेंट, गुरूर या तकब्बुर करने वाला। चिप्स रिमेंबर्ड फनी एनसीडोट्स, वर्ड आ रहा है, सॉरी एनेक्डोट्स, ANECDOTES, एनेक्डोट्स, चिप्स रिमेंबर्ड, चिप्स को याद थे, फनी एनेक्डोट्स, मज़ाहिया, एनेक्डोट्स कहते हैं कहानियों को या वो जो रिडल्स होती हैं उनको। सेंटेंसेस, टेल्स, फ्रेजेस आर प्रैंक्स, राइट ऑप्शन टेल्स, यानी उसको पुरानी कहानियाँ जो मज़ाहिया कहानियाँ थी सारे बच्चों की, को कौन क्या करता होता था वो सारी चीज़ें उसको याद थी। डिड एनी इमोशन रियली मैटर व्हेन द लास्ट ट्रेस ऑफ इट्स हैड वेनिश्ड फ्रॉम हिज ह्यूमन मेमोरी, अंडरलाइन वर्ड आ रहा है वेनिश, वेनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना। अपीयर, ग्रीव, डिसअपीयर आर शोन, तो राइट ऑप्शन आएगा इसका डिसअपीयर, गायब हो जाना, खत्म होना। व्हाट अ क्राउड ऑफ इमोशन क्लंग टू हिम एज टू देयर लास्ट होम बिफोर एनिहिलेशन, जिसके साथ यादें हमेशा ऐसी चिमटी रहती थी, यानी पुरानी ख्यालात, पुरानी यादें उसको हमेशा चिमटी रहती थी, ऐसी चिमटी रहती थी कि जैसे यादों का ख़त्म होने से पहले आखिरी जो पॉइंट, आखिरी जो मुकाम है वो चिप्स का दिमाग ही है। इसमें अंडरलाइन वर्ड आ रहा है एनिहिलेशन, एनिहिलेशन कहते हैं मुकम्मल, डिज़ास्टर भी तबाही को बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन भी तबाही को बोलते हैं। एनिहिलेशन का मतलब होता है मुकम्मल तबाही, यानी सफ़े हस्ती से मिट जाना, बिल्कुल ख़त्म हो जाना, नामो निशान ख़त्म होना। वार, स्टार्ट, एंड आर यूनिटी, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा इसका एंड। एंड ही मस्ट बी काइंड टू देम, मस्ट ट्रेजर देम इन दिस माइंड बिफोर देयर लॉन्ग स्लीप, यादें ख़त्म होने से पहले हमेशा चिप्स के दिमाग के अंदर बड़ा अरसा रहती थी, यानी उसकी मेमोरी खासी थी, मेमोरी अच्छी थी, बहुत पुरानी पुरानी बातें भी ख़त्म होने से पहले हमेशा उसके दिमाग में बड़ी अरसे दराज तक रहती थी। अंडरलाइन वर्ड आ रहा है ही मस्ट बी काइंड टू देम, मस्ट ट्रेजर देम, ट्रेजर का मतलब लफ्जी मतलब इसका ख़जाना भी होता है, यहाँ पर इसका मतलब इस्तेमाल किया जाएगा दिमाग के अंदर उसको सेव करना, महफूज करना। मस्ट ट्रेजर देम, यादों को हमेशा वो ट्रेजर कर लेता था, यादों को हमेशा महफूज करता था। इन इज़ माइंड बिफोर देयर लॉन्ग स्लीप, इससे पहले कि वो लॉन्ग स्लीप पे चली जाए, यानी यादें ख़त्म हो जाएं, वो यादों को हमेशा अपने दिमाग में जगह देता था और काफ़ी अरसे के लिए, दराज अरसे के लिए जगह देता था। तो ट्रेजर का यहाँ मतलब आएगा रखना, महफूज करना। कीप, फॉरगेट, अवॉइड, लव, तो राइट ऑप्शन आएगा इसका कीप। अफेयर्स ऑफ आर्चर्स रेजिग्नेशन वाज अ क्वीर बिजनेस, बड़ा अजीब मामला था, यानी आर्चर्स की रेजिग्नेशन का एक छोटा सा इसके अंदर हिंट आता है आर्चर्स के कि रिज़ाइन का मामला आता है कि उसका रिज़ाइन देना जो था वो बड़ा अजीब सिलसिला था, अजीब मामला था। क्वीर बिजनेस, QUEER, क्वीर,
एक वर्ड यूज़ करते हैं पैरा वर्ड में, क्वीवर, QUIVER, क्वीवर, कांपना, ट्रेम्बल। और ये लफ्ज़ है क्वीर, अजीब मामला, ठीक है, मुनफरद। हैप्पी, सैड, गुड और स्ट्रेंज, तो राइट ऑप्शन आएगा इसका स्ट्रेंज। डंस्टर पुट अ रेड इन द ऑर्गन लॉफ्ट, ऑर्गन लॉफ्ट भी जो बैंड था जिसमें से आवाज़ निकलती है उसका जो सुराख है उसको बोलते हैं लॉफ्ट। होल, वुड, प्लेट और स्टिंग, तो राइट ऑप्शन होल। हाउ डिड ब्रुकफील्ड रिएक्ट टू द ग्रेट स्केरस ऑफ 45? स्केरस कहते हैं ख़तरे को, ठीक है, कमी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कमी हो जाना किसी चीज़ की, या ख़तरे के लिए, थ्रेट के लिए वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। अलार्म, सोर्स, विजन और पिक्चर, तो राइट ऑप्शन अलार्म करना, ठीक है, तंबी करना। चिप्स हैड अ सडन विजन ऑफ 1000 ऑफ बॉयज़, चिप्स एक ही पल में हज़ारों बच्चों को याद कर सकता था। चिप्स हैड अ विजन यानी कि ख्यालों ही ख्यालों के अंदर, ख्वाबों ख्वाबों के अंदर चिप्स हज़ारों बच्चों की शक्लें याद कर सकता था, उनकी आवाज़ें सुन सकता था, उनकी वो सारी बातें, उनके सारे मजाक और उनकी लाइफ स्टाइल उसको याद था। चिप्स हैड अ सडन विजन, उसके पास विजन था। लिस्ट, ड्रीम, आइडिया, पिक्चर, तो राइट ऑप्शन आएगा इसका ड्रीम, यानी कि ख्वाबों के अंदर, ख्यालात के अंदर, यानी दिमाग के वो जो ग्राफिकल मेमोरी होती है उसका सहारा लेके वो हज़ारों बच्चों को याद कर सकता था। लॉन्ग एपोक्स ऑफ ब्रुकफील्ड हिस्ट्री, लॉन्ग एपोक्स, एपोक्स कहते हैं ज़माने को, अरसे को, ठीक है, टाइम पीरियड को, EPOCH एपोक। इराज, इंसिडेंट्स, इवेंट्स, लिस्ट, तो राइट ऑप्शन इराज, ERAS, इरा यानी कि ज़माना या पीरियड। लॉन्ग epochs of Brookfield history that had left not even a ghastly record, अंडरलाइन वर्ड है GHASTLY, ghastly, इसका मतलब होता है मामूली सा, हल्का सा। ये वर्ड भयानक के लिए भी यूज़ किया जाता है, घासली पिक्चर लाइक खौफनाक तस्वीर, ठीक है, घासली सीन, खौफनाक मंजर, खौफनाक के लिए, भयानक के लिए भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और मामूली और हल्के के लिए भी वर्ड यूज़ करते हैं। लाइन फिर रीड आउट कर रहा हूँ। लॉन्ग एपेक्स ऑफ ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड का ये जो लंबा अरसा था हिस्ट्री उसकी तारीख का, दैट हैड लेफ्ट नॉट इवन अ घासली रिकॉर्ड, हल्का सा मामूली सा भी उसके ऊपर असर था उसका, यानी उसकी जो छोटी छोटी बातें थी वो भी इसको अच्छे से याद थी। गुड, पब्लिश्ड, डिम आर बैड, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा इसका डिम, यानी मामूली से मामूली बातें भी जो ब्रुकफील्ड हिस्ट्री की थी उसके दिमाग में थी। चिप्स मेड डिजल्ट्री नोट्स इन एन एक्सरसाइज बुक, चिप्स हमेशा यादों को किताब की शक्ल देना चाहता था लेकिन हमेशा उकता जाता था, थक जाता था। चिप्स मेड डिजल्ट्री नोट्स, लिखना शुरू करता था बाज़ औक़ात, लेकिन जो नोट्स लिखता था यानी जो बातें लिखता था, बायोग्राफी लिखने की कोशिश करता था, वो नोट्स हमेशा डिजल्ट्री होते हैं। डिजल्ट्री का मतलब एक बात याद आई वो लिख ली, फिर एक और बात याद आई वो लिख ली, यानी बेतरतीबी के साथ, गैर मुसलसल तरीके से वो चीज़ों को लिखता था, लेकिन वो भी मुसलसल नहीं था, यानी थोड़ा सा लिख लिया उसके बाद उसको ऑफ कर दिया, अगले दिन हो सकता है कि कोई नई चीज़ को नई स्टोरी, यानी कि उसकी लिखने में कोई रिदम नहीं था। वो हमेशा डिजल्ट्री नोट्स प्रिपेयर करता था अपनी मेमोरीज़ के, मतलब बेतरतीब किस्म के। रेगुलर, हैपोहैज़र्ड, अरेंज्ड और सिंपल, तो राइट ऑप्शन हैपोहैज़र्ड यानी कि गैर मुसलसल या बेतरतीब। चिप्स रिमेंबर डायनेस्टी अपॉन डायनेस्टी ऑफ मास्टर, चिप्स को डायनेस्टी अपॉन डायनेस्टी ऑफ मास्टर्स, उस्तादों के घराने तक याद है, यानी कि फ़लाँ बंदा किस एरिए से ताल्लुक़ रखता था, फ़लाँ बंदा किस एरिए से ताल्लुक़ था, फिर ये बंदा टीचर है, उसके फैमिली में से और कौन सा बंदा था जो टीचर है। डायनेस्टी अपॉन डायनेस्टी ऑफ मास्टर्स, जो मास्टर थे उसकी तरतीबवार, सिलसिलावार, घरानावार, उसको सब कुछ याद था। अंडरलाइन वर्ड आ रहा है डायनेस्टी। लाइन, ग्रुप, क्लास और क्राउड, तो राइट ऑप्शन है कि इसका लाइन, लाइन का मतलब होता है घराना या सिलसिला या तरतीब, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेकंड पोर्शन था, यूनिट नंबर 7 का ग्रामर यानी कि MCQs पोर्शन। होप्स हो कि ये आपने अच्छे समझ लिया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए रिपीट कर रहा हूँ, कॉकशोर था, मगरूर, गुरूर, तकब्बुर के लिए इस्तेमाल होता है। एनेक्डोट सा वर्ड है, पुरानी कहानियों के लिए, जो फोक टेल्स होती हैं उनके लिए वर्ड यूज़ होता है। उसके बाद वर्ड एनिहिलेशन आया, डिस्ट्रक्शन, मुकम्मल तबाही। इसके बाद वर्ड लॉफ्ट आया था, तो जो म्यूज़िकल बैंड होता है उसकी जो सुराख होता है उसको बोलते हैं। और वर्ड आया था इसके अलावा जो एपोक्स वर्ड आया था, इराज, ज़माना, एरिया। और गास्टली, मामूली सा या हल्का। डिजल्ट्री नोट, बेतरतीब या गैर मुसलसल। और डायनेस्टी, घराना या सिलसिला। ये वो चंद एक वर्ड थे जो हमने यूज़ किए आज के चैप्टर नंबर 7 के अंदर। और आज मूव करते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारे यूनिट सेकंड टॉपिक की तरफ, ग्रामर सेक्शन से। इडियोमेटिक फ्रेजेस फ्रॉम 381 to 390। मेक बोथ हैंड्स मीट, आमदनी में गुजारा करना। हैप्पी इज़ द मैन हु कैन मेक बोथ हैंड्स मीट, वो आदमी हमेशा खुश होता है, खुश रहता है जो हमेशा अपनी आमदनी में गुजारा करता है। मेक कॉमन काज विद, साथ देना, ये सेल्फिश, सो सेल्फिश सो ही कांट मेक कॉमन काज विद अस, वो खुद गर्ज बंदा इसलिए वो हमारा साथ नहीं दे सकता। मेक फेसेस, मुंह चिढ़ाना। डोंट मेक फेसेस एट योर एल्डर्स, बड़ों का मुंह मत चिढ़ाएं।
मेक गुड पूरा करना, यू मस्ट मेक गुड दिस लॉस, आपको ये नुकसान ज़रूर पूरा करना चाहिए। मेक नेदर हेड नॉर टेल, कुछ भी ना समझना। ही स्पोक सो रैपिडली दैट आई कुड मेक नेदर हेड नॉर टेल ऑफ व्हाट ही सेड, इतनी तेज़ी से वो बोला कि इसने जो भी हमें बताया हमें समझ नहीं आई। मेक अ हेड वे, बतदरीज तरक्की करना। शी इज़ वर्किंग हार्ड बट इज़ नॉट मेकिंग मच हेड वे, वो मेहनत कर रही है लेकिन ज़्यादा तरक्की नहीं कर रही है। मेक वंस मार्क, नाम पैदा करना। हिज फैमिली हैज़ मेड इट्स मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसकी ख़ानदान ने तारीख़ पाकिस्तान में बड़ा नाम पैदा किया। मेकअप वंस माइंड, पक्का इरादा करना। ही हैज़ मेड अप हिज माइंड टू पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन, उसने इरादा पक्का कर लिया है कि वो फर्स्ट डिवीजन में इम्तहान पास करेगा। मेक अ वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी, मौके से फ़ायदा उठाना। ही ऑलवेज ट्राइज टू मेक अ वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी, वो हमेशा मौके से फ़ायदा उठाता है। मार्क टाइम, बेहतर मौके का मुंतज़िर होना। ही इज़ मार्किंग टाइम इन द फॉर्म अंटिल ही कैन गेट अ बेटर जॉब, वो इस फॉर्म में काम कर रहा है, तब तक काम कर रहा है जब तक इसको मज़ीद को बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर मौका नहीं मिल जाता। इसके साथ ही आज के लेक्चर के हमारे जो दोनों पोर्शंस हैं वो कंप्लीट होते हैं, ग्रामर सेक्शन भी और टेक्स्ट सेक्शन भी हमारा।